जय हिंद प्यारे विद्वानों विदुषियों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, अध्यापक अध्यापिकाओं का, मेरे रण बांकुरों का, मेरे लाल और मेरी लालियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विनर्स परिवार में। मैं जितेंद्र आप सभी का हिंदी का विद्यार्थी लेकर उपस्थित हूं फिर से एक धमाकेदार सेशन। साथियों, दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। आपने देखा आपका एग्जाम है और आज फिर एक दिन हमारा कम हो जाएगा, तो अब हमारे पास रिवीजन का भी समय नहीं है। जो भी चीज है उसे हाथों हाथ हमारे दिमाग के अंदर हमें छाप लेना है और इस बार हमें वर्ग 3 के एग्जाम का ऐसा निकालना है निचोड़ कि इस पेपर को देना है फोड़। ठीक है, तो जुड़ जाएं जल्दी सेशन के साथ और जितने विद्वान विदुषी जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और यदि किसी स्टडी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दें। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है। यदि नहीं जुड़े हैं अभी तक तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। विनर सब व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है। यहां पर 10 बजे जो है अंग्रेजी का लेक्चर हो चुका है। 11 बजे आप जुड़े हैं प्यारे प्यारे हिंदी वाले सर की कक्षा के साथ। ठीक है, प्यारे प्यारे सर लाइव आ चुके हैं, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 5 बजे इसी चैनल पर संस्कृत का लेक्चर देखने को मिलेगा। 7 बजे बाल विकास का लेक्चर देखने को मिलेगा। हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जो हिमालय है उसका हमें क्या बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं होता है। हिमालय का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? क्या हम हिमाद्री को कहेंगे, पर्वतराज को कहेंगे, ऋतुराज को कहेंगे या नगराज को कहेंगे? ओम हाँ, बिल्कुल। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत बहुत स्वागत। सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै सरस्वती देवी नमो नमः। तो सब पर माता सरस्वती की, माँ वागीशा, माँ वीणापाणी, माँ श्वेतांबरी, माँ शारदा, माँ भारती की कृपा बनी रहे। ये सब माता सरस्वती के पर्यायवाची भी होते हैं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? सी और डी आंसर में कंफ्यूजन आ रहा है, मैं आपको बता दूं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा स्वमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये हिमालय का पर्यायवाची है। पर्वतों का राजा भी कौन है? हिमालय। पर्वत का राजा कौन है भाई साहब? हिमालय है। नगराज, नगराज भी किसे कहते हैं? हिमालय को कहते हैं। ऋतुराज की यदि हम बात करें तो ऋतुराज तो ऋतुओं का राजा हो जाएगा ना, और ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत। ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है, तो वसंत ऋतु को ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? सी। नग, जो नग मिलते हैं पर्वत से मिलते हैं तो नगराज भी कहा गया है उसे। ठीक है, तो नगराज मतलब भी हिमालय है, पर्वतों का राजा है हिमालय, हिमाद्री भी है। करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? वर्णमाला को, अक्षर ज्ञान को, या रोचक कहानी को, या शुद्ध उच्चारण पे? जब बच्चा प्राथमिक स्तर का मतलब है कि पहली से 5वीं तक के बच्चे रहेंगे आपके पास, तो उन बच्चों को आप सीखने की शुरुआत करता है बच्चा, तो कौन सी सामग्री ज्यादा महत्वपूर्ण है? वहां पर जो सबसे ज्यादा शुद्ध उच्चारण तो कतई महत्वपूर्ण नहीं है। छोटा बच्चा है, आप शुद्ध उच्चारण करोगे उसकी समझ में ही नहीं आ रहा, उसको उसकी भाषा में, मातृभाषा में समझाने की कोशिश करनी है। अक्षरों का ज्ञान नहीं हो पाएगा और ना ही वर्ण वाला। आप एक रोचक कहानी सुनाएंगे और उस कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। रोचक कहानी सुनाते हैं, जैसे अपन ने नहीं सुनते थे बचपन में कि मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, या रेल के डिब्बे बनवा देती थी मैडम, छुक 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 रेल चली। मैडम भी आगे आगे चलती थी या सर भी आगे आगे चलते थे। जैसे अभी एक वो नहीं चल रहा गाना, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। ये सब करना पड़ेगा, प्राथमिक स्कूल के टीचर हो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार होता है जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उपमा दी जाए, जिसमें सास ही से सरिस समान सरदस हुबहू जैसा एज इट इज जैसे वाचक शब्द जुड़े हुए हों, जो कि यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी कथन का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि एक लोक सीमा का उल्लंघन होता सा प्रतीत हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहां अतिशयोक्ति अलंकार भी नजर नहीं आ रहा। रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो,
जहां पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, जहां फिक्स कर दिया जाए दोनों को, वहां रूपक अलंकार होता है, यहां अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार में हमने जनरली क्या देखा है कि स्टार्टिंग के वर्ण की समानता होती है, मतलब प्रथम वर्ण एक जैसा, जैसे से है तो यहां स नहीं है, यहां नहीं है, तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें अनुप्रास कैसे हो गया। जनरली 90% जो एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं वो स्टार्टिंग वाले होते हैं, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें च वर्ण से हर वर्ण क्या हो रहा है, स्टार्ट, तो च च च ये किस में आ गया, अनुप्रास अलंकार में। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत बुलाए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत बुलाए, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, स स स म म म। इसी तरह भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, भ भ भ भ, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, भ भ भ भ भ, भव्य भावों में भयानक भाव ना भरना नहीं, भ भ भ भ भ, भव्य भावों में भयानक भाव ना भरना नहीं, तो भ भ भ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पिंकू पकड़े पका पपीता, पकड़े पिंकू पका पपीता, प प प प त त त त। समझ रहे हो आप। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। पहले अपन बचपन में पढ़ते थे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाता था वो, तो इसमें भी अनुप्रास है। लेकिन अब आप चटनी मत खिलाना, क्योंकि अब आप चटनी खिलाओगे बेटा तो सामने वाला भाग जाएगा। आप थोड़ा खर्चा करो, खर्चा करो। अब आपको देना है 85 रुपए वाली डेयरी मिल्क सिल्क, तो अब आपको कहना है कि चंदन ने चमेली को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चॉकलेट चटाई, यू नो चॉकलेट। तो च वर्ण की यहां पर क्या हो जाएगी, आवृत्ति। अब मुद्दे की बात यह है कि प्रथम वर्ण हो तो आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहां पर देखो इस वर्ण का लास्ट क्या है, स, इसका भी लास्ट क्या है, स, इसका भी लास्ट क्या है, स, इसका भी लास्ट क्या है, स। मतलब इस स में जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग के वर्ण एक जैसे हैं तो ही अनुप्रास होगा, लास्ट वाले भी हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि झटपट पनघट पर, झटपट पनघट पर, तो इसमें भी क्या है, ट, और इसमें भी क्या है, ट। अब झटपट पनघट पर, तो दोनों में ट ट है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है। झटपट पनघट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की चोरी चोरी, मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, शंकरी गली में मारी पंथरी कन्हैया ने पकड़ी बाह उसकी अटकेली, भोली परी हाली बोली अर भार पिचकारी मारी सर, जा रे हट नट खट ना चूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। इसमें जो भी मैंने बोला ना ये भी अनुप्रास अलंकार है। झटपट पनघट वाला ट ट ट ट ट लास्ट आ रहा है, और इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा भाई साहब। इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। हाँ, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अगला देखते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, इस प्रश्न का आंसर देंगे। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है भाई साहब, सची। सची मतलब कहते हैं इंद्र की पत्नी को, वाइफ ऑफ इंद्र, इंद्र जी की पत्नी। देवराज इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, सची। जब इंद्र की पत्नी है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इंद्राणी। इन्हीं का नाम क्या है, इंद्रा। यहां ध्यान रखना, यदि इंदिरा है, यदि इंदिरा है तो ये माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है, यदि इंदिरा है तो ये फिर माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इंदिरा शब्द किसका पर्यायवाची है, माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और इंदिरा इंद्र की पत्नी है। ये सची है, ये राजा पुलोमा की बेटी है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पुलोमजा। ये जयंत की मम्मी है, ये जयंत की क्या है भाई साहब, मम्मी। जयंत की मम्मी भी कौन है, सची। अब जब सची से इंद्र का मेल हुआ तो क्या बना, सचिंद्र। सचिंद्र कहते हैं देवराज इंद्र को, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर दीर्घ स्वर संधि है और देवराज इंद्र का पर्यायवाची है। लेकिन हमें वो बताना है जो सही नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। अंबु का मतलब होता है भाई साहब पानी, और उर्मी का मतलब होता है लहर, और अंबु से जब उर्मी जुड़ेगा तो ये दो छोटाऊ मिलकर, ये छोटाऊ और बड़ाऊ मिलकर क्या बन जाता है, बड़ाऊ। इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, और ये भी बिल्कुल सही जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। नी धन ऊन की हम बात करें तो जो गलती है वो कहां पर है, नी धन ऊन में, क्योंकि नी हमेशा कैसा आएगा, छोटा। नी हमेशा कैसा आएगा बच्चों, छोटा। नी उपसर्ग है और उपसर्ग हमेशा छोटा होता है। तो न में छोटी की मात्रा, छोटी को हमने निकाला तो क्या बनेगा, आधा य। न नल वाला कैसा बचा, आधा।
बड़ा ऊ आया तो इसने य को क्या कर दिया, पूरा, और अपनी क्या दे दी, मात्रा, और इस तरह से शब्द क्या बन गया, न्यून। न्यून में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। न्यून में कौन सी संधि है बच्चों, यण स्वर संधि। न्यून में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। प्रधन उड़ प्रोढ़, इसमें होना चाहिए गुण स्वर संधि, लेकिन जो शुद्ध वर्तनी है वो यही होती है, तो ये गुण स्वर संधि का अपवाद होता है, और ये भी बिल्कुल सही है। तो जो करेक्ट आंसर है वो इस प्रश्न का सी आंसर होगा। ध्यान रहे, उपसर्ग हमेशा छोटी या छोटा ऊ ही होता है। उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं, और जब भी कोई उपसर्ग होगा वो छोटी या छोटा ऊ होगा। आ, अव, उप, अप, अति, अभि, अधि, प्रति, परि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दूर, दुस, प्र, परा, उत, उद, ये 22 उपसर्ग है, और जो भी उपसर्ग है वो छोटी या छोटा ऊ ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, जल्दी से आंसर देंगे, और जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक करेंगे। टुनिया भी तो है, अच्छा कहानी के पात्र याद कर रहे हो क्या, टुनिया, टुनिया नाम की लड़की। जिसके पास कुछ न हो, देखो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसके लिए क्या, उसके लिए कौन सा शब्द है, अभावग्रस्त, जो अभाव से ग्रस्त है, दीनहीन, महान, इसको याद कर लेना। जिसके पास कुछ भी ना हो, एक बार ऐसे भी ऑप्शन आ चुके हैं, गरीब, दरिद्र, बच्चा इनमें कंफ्यूज होता है, गरीब, दरिद्र, निर्धन। तो भाई निर्धन तो उसे कहते हैं ना जिसके पास धन नहीं है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे एक शब्द में अकिंचन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट, आपको सरल लगेगा, सरल क्यों लगेगा, क्योंकि कई बार आ चुका है, आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार कहां होता है, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या मानने को कहा जाए, मतलब ऐसा मानने को कहा जाए कि ऐसा मान लो, ऐसा जान लो, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द भी होते हैं, जनु जानो, मनु मानो। जनु जानो, जानू नहीं, जानो नहीं तो तुम कहो जानू। जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो, जानहू मानहू, जानहू मानहू, ये वाचक शब्द यदि हमें कहीं पर देखने को मिले तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहू नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात। इसकी अगली पंक्ति क्या है, मनहू नीलमणि शेल पर, आतप परियो प्रभात, मतलब मनहू यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखते हैं, मनहू, ये देखो ये आ गया, मनहू नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरिमुख मानो मधुर मयंक है, मतलब चंद्रमा के समान मधुर है, तो मान लो, ऐसा मान लो की बात कर रहा है। तो इन तीनों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो बी ऑप्शन है इसमें उपमा अलंकार है। बी ऑप्शन में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। बी ऑप्शन ये कह रहा है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। जो तेरा नीर है, जो तेरा जल है, वो अमृत के समान उत्तम है। तो उपमेय में उपमान की क्या बताई जा रही है, तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है, और ऐसे में उपमा अलंकार होता है। राहुल अमिताभ जैसा लंबा है, मतलब उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला, समान शब्द आया, मतलब उपमा अलंकार है ना। द्रौपदी का मतलब निरंतर महंगाई बढ़ रही है, द्रुपद सुता के चीर सी, निरंतर महंगाई बढ़ रही है, द्रुपद सुता के चीर सी, महंगाई कैसे बढ़ रही है, द्रुपद सुता के चीर के समान, तो इसमें उपमा अलंकार हो गया। इस दीवार का कलर उस दीवार की कलर के समान है, तो इसमें उपमा अलंकार हो गया, है ना। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, तो इसमें उपमा अलंकार हो गया। चांदी जैसा रंग है तेरा, इसमें उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि रंग को किसके समान बता रहे हैं, चांदी के समान बता रहे हैं। हाँ, सा सी से सरिस समान श्रदस, सा सी से सरिस समान श्रदस, जैसा जैसी जैसे, एज इट इज, यू नो, एज इट इज। तो ये सब उपमा अलंकार की पहचान कराते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, उसके कक्षा की बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। अब प्रत्येक भाषा शिक्षक को क्या सामाजिक, भाई वो कौन से समाज का रहने वाला है, वो कितना पैसे वाला है, उसका ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए। किसी भी टीचर को ध्यान रखना, आप आगे चल के टीचर बनेंगे, कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि आपके हाथ में कलम है तो वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो बेटा, वो आपका स्टूडेंट रहेगा, आपको स्टूडेंट की तरह ही कक्षा में बात करनी है और वैसे ही व्यवहार करना है। फिर वो कितने पैसे वाला है ये मायने नहीं रखेगा,
ठीक है, सबको समान तरीके से पढ़ाना है जब तक हमारे हाथ में कलम है। हाँ, जब हम कलम रख कर घर आ गए हैं, अब हमारी भी एक जाति रहेगी, हमें उस जाति का प्रचार प्रसार करना है, सब हमारा करना है, लेकिन कलम हाथ में होते हुए आपको इन चीजों को नहीं सोचना है। सामाजिक आर्थिक से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो कितने पैसे वाले का बेटा है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसकी भाषा और उसकी सांस्कृतिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसकी भाषिक और सांस्कृतिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, और ये एज अ टीचर आपको ज्ञात होना चाहिए। तो इस बात पर जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं, यदि सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, 1 घंटे हम रोजाना चाहते हैं कि आप डेली लाइव आए, तो एक बार सेशन को लाइक करना बनता है। वहां लाइक का ऑप्शन आ रहा होगा, सेशन को लाइक कर दीजिए। अपने घर में चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बाबू सोना, सबसे लाइक करवाया कीजिए भाई साहब। लाइक करने से कुछ नहीं होता है। लाइक करने से जब भी आप यूट्यूब ओपन करोगे ना, तो आपके सर आपके सामने दिखेंगे बिना सर्च किए। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट। जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? भाई साहब, चौराहा 4 राहों का समाहार होता है। चौराहा 4 राहों का समाहार होता है, 4 जगह से मिलकर बना होता है, तो द्विगु समास में रखा जाएगा। पंसेरी 5 शेरों का समूह हो जाएगा। शेर माने दूध के नापतोल को भी पुराने समय में क्या कहते थे? शेर कहते थे। 1 लीटर को ऐसा बोलते थे 1 शेर दूध, 2 लीटर को 2 शेर दूध, तो ऐसा 5 लीटर हो पंसेरी कहते हैं। ठीक है, पसेरी और पंसेरी में अंतर है। पसेरी मतलब ऐसा, जैसे एक पस भर, एक पसेरी अनाज दिया उसको, तो ऐसा पस भरो गेहूं की और उसके झोले में डाल दो, 2 पस, तो वो तो पसेरी वो है जो पस से देते हैं, इसे पस बोलते हैं ऐसे। और पंसेरी मतलब लीटर को दर्शाएगा, तो 5 लीटर हो गए। शताब्दी, शत का मतलब होता है 100, जैसे सचिन ने शतक मारा, मतलब कितने रन मारे? 100 रन मारे, तो शत का मतलब क्या है? 100 हो जाएगा, है ना। तो शताब्दी यानी 100 वर्ष। अब्द का मतलब होता है वर्ष, अब्द का मतलब होता है वर्ष का पर्यायवाची। ठीक है, तो शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, तो इसमें भी द्विगु समास हो गया। जबकि पंजाब में कौन सा समास है भाई साहब? बहुव्रीहि समास है। 5 नदियों का आप, 5 नदियों का आप, झेलम, 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 चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये इनका क्रम भी है, ऊपर से नीचे तक यही क्रम है। इसके ऊपर सिंधु नदी बहती है, तो झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों का आब यानी होती है भूमि। जैसे 2 नदियों के बीच की भूमि थी, उसे दोआब क्षेत्र कहते थे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भाई करवद्दी, ऐसा बोलते हैं ना, करवद्दी की थी, तो दोआब क्षेत्र मतलब 2 नदियों के बीच का आब यानी होती है भूमि। तो पंजाब यानी 5 नदियों के बीच की भूमि को पंजाब कहा जाता है, बहुव्रीहि समास में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। नई जमीन तोड़ना का क्या मतलब होता है? पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग करना या बड़ी लकीर खींचना। नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना, हाँ ये पेपर में आया था 2023 में। वाह विनीता जी, बिल्कुल। तो नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ है। कौन सा आया था पेपर में? देखो विनीता जी ने गत वर्ष का बताया था ना, ये तो ध्यान रखना, ये आया है, हमारी राजपूत मैडम ने हमें बताया है। ये देखो शायरी हो गई, ये प्रश्न आया है, हमारी राजपूत मैडम ने हमें बताया है। वाह 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 वाह, शायरी। नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना का मतलब होता है पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना नहीं होता है, अनूठा प्रयोग करना होता है। नई जमीन तोड़ने का मतलब अनूठा प्रयोग करना होता है। कुछ मुहावरे लोकोक्ति ऐसे रहते हैं कि जो सामान्य से बिल्कुल हटकर है। जैसे मान लो खेत रहना, अब खेत रहना मुहावरे का मतलब पूछे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, हम खेत के बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन वहां उसका जो एग्जैक्ट अर्थ है वो है शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का मतलब क्या होता है? शहीद होना होता है। मतलब बिल्कुल आप जो सोचोगे वो है ही नहीं, लाक्षणिक अर्थ, बहुत ही भयानक लाक्षणिक अर्थ है। मतलब कहां खेत रह गया और कहां व्यक्ति शहीद हुआ है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अनूठा प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है भाई साहब, इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इंद्र देखो, इंद्र क्या है? मेघों का नाथ है, वो मेघों को ऑर्डर देता है कि यहां बरसो वहां बरसो, तो इंद्र को क्या कहते हैं? मेघनाथ। ध्यान रखना, जो रावण का बेटा है वो है मेघनाद, जो मेघों के समान नाद करता था, जो चिल्लाता था पिताश्री
मैं कायर नहीं हूं। एक बार रावण डर गया था, इतनी जोर से चिल्लाता था, तो जैसे बादल गरजते हैं वैसे चिल्लाता था, इसीलिए उसका नाम मेघनाथ पड़ा। यही सुलोचना का पति कहलाता है। इसी ने इंद्र को जीता था, तो ये इंद्रजीत कहलाता है। रामायण काल का सबसे बड़ा योद्धा और सची का मतलब सुलोचना एक सती है, सती का पति है, मारना बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है। ये रावण का बड़ा बेटा है भाई साहब, तो ये रावण का बेटा होगा। लेकिन यदि शब्द है मेघनाथ, यदि शब्द है कौन सा, मेघनाथ, तो ये स्वयं देवराज इंद्र है। ये देवराज का पर्यायवाची। अभी मैंने बताया था पुलोमजा, पुलोमा की बेटी है, तो ये पुलोमजा यानी देवराज इंद्र की पत्नी, तो ये पुलोमजा क्या कहलाएगा, पति कहलाएगा। पुलोमजा पति कहलाएगा। इसी को हम सुरेंद्र कहते हैं क्योंकि देवताओं का राजा है। इसी को हम देवेंद्र कहते हैं क्योंकि देवताओं का राजा है। देवधनेश देवेश बन जाएगा, सूरधनेश सुरेश बन जाएगा। ये सब देवराज इंद्र के पर्यायवाची है। इसी को हम मघवा के नाम से जानते हैं, इसी को हम पुरंदर के नाम से जानते हैं, इसी को हम सचिंद्र भी कहते हैं, और इसी को हम सचीस भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सचीस भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो ये सब देवराज इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। पुरंदर, मघवा, मेघनाथ, मेघों का स्वामी है ना, सचिंद्र, सचित, जयंत के पापा, सूरपति है ये, यही तो क्या है आपके सूरपति है, यही देवेश है, यही देवेंद्र, ये सब। तो यहां ध्यान रखेंगे वेंतेई। वेंतेई किसे कहते हैं, वेंतेई का मतलब होता है गरुड़ जी। वेंतेई, विंती धन ए, वेंतेई मतलब गरुड़ जी का पर्यायवाची है, गरुड़ का पर्यायवाची है, गरुड़, गरुड़ जी का पर्यायवाची होता है। मघवा, सूरपति और वासव ये देवराज इंद्र के हैं तीनों, लेकिन वेंतेई गरुड़ जी का पर्यायवाची हो गया। अर्थात हम ए ऑप्शन को नहीं लगा सकते, अर्थात हम ए ऑप्शन को नहीं लगा सकते। सूरपति देवराज इंद्र है, पुरंदर देवराज इंद्र है, लेकिन अंशुमाली की यदि हम बात करें तो अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची होता है। अंशु माने होता है किरण, अंशु का मतलब क्या होता है बच्चे, किरण। यदि शब्द है अंशु तो अंशु का मतलब होता है किरण। अब जो किरणों का माली है, जिसके पास बहुत सारी किरणें हैं, हजारों लाखों किरणें जिसके पास है, वो कौन है, सूर्य का पर्यायवाची। तो अंशु यानी क्या होता है, किरण। ध्यान रखना, छोटा ऊ अंशु है तो किरण है, लेकिन यदि अंश शब्द लिखा हुआ है तो अंश का मतलब होता है हिस्सा। अंश का मतलब क्या होता है भाई साहब, हिस्सा। लेकिन अंश में सरोते वाला लिखा हुआ है, तो फिर इस अंश का मतलब होता है कंधा। इस अंश का मतलब क्या होता है, कंधा। तो अंश माने कंधा, अंश शक्कर वाला है तो हिस्सा, अंशु है तो किरण, और जो अंशु का माली है तो वो सूर्य का पर्यायवाची हो गया। तो बी आंसर हम नहीं लगा सकते क्योंकि बाकी इंद्र के, लेकिन अंशु माली नहीं होता। मधवा, पुरंदर, सचिपति और वासव, हाँ ये चारों ऑप्शन इंद्र के हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, सी हो जाएगा। वेंतेई मतलब गरुड़ हो गया। चंद्रमौली कहेंगे भगवान शंकर को। चंद्रमौली किसे कहते हैं, भगवान शंकर जी का पर्यायवाची है। सूरपति देवराज इंद्र का है और देवराज भी देवराज इंद्र का है, लेकिन वेंतेई और चंद्रमौली आ गए तो डी वाला भी नहीं लगा सकते। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्लास कैसी लग रही है साथियों, समझ में आ रहा है आपको, अच्छे से क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। हाँ, विष्णु जी का वाहन है गरुड़, गरुड़ जी को ही गरुड़ जी कहते हैं, खगेश भी कहते हैं। पक्षियों के राजा कौन है, खगेश, इन्हीं खगेश्वर भी कहते हैं। पक्षियों के मुखिया गरुड़ जी को ही माना जाता है, इन्हें ही विष्णु जी का वाहन भी कहते हैं, है ना, विष्णु जी का वाहन भी कहते हैं। तो ये सब गरुड़ जी के पर्यायवाची होते हैं। इसे ही नागारी मतलब सांपों को मारने वाला, है ना, तो सांपों का सरपारी कहते हैं। सरपारी, सर्पधनरी, जो सर्प का दुश्मन है ना। जब नागपाश में मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को बांधा था, तब हनुमान जी गरुड़ जी को ही लेकर आए थे और इन्होंने नागपाश से उन्हें क्या किया था, जो है मुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ क्या है, मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान कराता है। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। भोला भाला ज्ञानी कल्याणकारी होता है। अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। जब लोकोक्ति की बात हो गई है तो एग्जैक्ट अर्थ तो देना ही नहीं है, तो सबसे पहले डी को हटाओ, क्योंकि उसमें अनजान सुजान शब्द है, तो सबसे पहले डी को हटाओ, बचे तीन में से आंसर होगा। मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान कराता है। अनजान और सुजान सदा कल्याण का मतलब है कि जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता वो भी मौज में रहता है, और जिसको सब कुछ आता है वो भी मौज में रहता है। तो मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। दिक्कत किसकी है, अज्जल गगरी छलकत जाए। टेंशन कौन लेता है, जो आधा अधूरा ज्ञान वाला है। अज्जल गगरी और टपकता भी वही है और उसी को टेंशन है। ऐसा कहते हैं कि भैया संसार में कोई सुखी नहीं है, संसार में कोई सुखी नहीं है, सबको किसी न किसी बात का दुख है। भगवान ने सृष्टि की रचना ही ऐसी की है। अब संसार में दो आदमी सुखी है केवल,
दो आदमी सुखी है, पता है कौन कौन से? एक तो आप इतने बड़े ज्ञानी हो जाओ कि आपको संसार से कोई लेना देना नहीं, वहीं जो है केदारनाथ बद्रीनाथ में कंदराओं में भटक रहे हो, वहीं साल 2 साल रह रहे हो, तो संसार में तुमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, तुम परम ज्ञानी हो गए हो, वहीं कंदराओं में रहते हो, है ना, केदारनाथ बद्रीनाथ ही रहते हो, उत्तराखंड ही तुम्हारा जीवन रहा है, तो तुम सबसे ज्यादा सुखी। दूसरा, तुम बन जाओ पागल, क्योंकि जो यदि तुम सबसे बड़े पागल बन जाओ तो भी तुमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। पागल अपने जीवन में मस्त रहता है, और या फिर हम कंदराओं में भटक रहे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं भाई साहब, सबको दुख है, सब कोई ना कोई टेंशन में है, भले बताते नहीं है, सबको किसी न किसी प्रकार का टेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। देखो, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञा प्रज्ञ, प्रज्ञा नाम भी होता है, लड़कियों का नाम भी होता है ना प्रज्ञा, तो प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि, और चक्षु का मतलब होता है आंख का पर्यायवाची, है ना। तो प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, या बुद्धि जिसका नेत्र हो, मतलब जिसके जो बुद्धि ही उसका नेत्र है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु शब्द का मतलब होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रज्ञा चक्षु हो जाएगा। क्लियर है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यथार्थ का विलोम शब्द है। यथार्थ का विलोम शब्द है। यथार्थ का मतलब होता है, यथा मतलब भाई है, उसके अनुसार, यथा धन अर्थ, तो क्या बन गया? यथार्थ बन गया। संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। यथार्थ का मतलब है कि जो एग्जैक्ट है, और इसका जो विलोम होता है वो होता है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब जो हम कल्पना के आधार पर मान लेते हैं। यदि आप मुझसे पढ़े हैं तो मैं लिंग वगैरह जब पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि जैसे पुल्लिंग है तो मान लो लड़का है, घोड़ा है, बेल है, नगर है और पेड़ है, तो ये इसमें ये पुल्लिंग शब्द माने गए हैं। लेकिन इसमें लड़का, घोड़ा और बेल, जो लड़का है, घोड़ा है और बेल है, ये यथार्थ पुरुषत्व का बोध कराता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये शब्द पुल्लिंग है, ये यथार्थ पुल्लिंग का बोध कराते हैं। लेकिन जो नगर और पेड़ है, इससे कैसे पता होगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? इन्हें हमने कल्पना के आधार पर मान लिया है कि ये पुल्लिंग है, हमने मान लिया, जबकि डिसाइड नहीं होता। जैसे यही पेड़ है और इसकी पेड़ की बहुत सारी चीजें स्त्रीलिंग में आ जाती है। पेड़ में डाल होती है तो वो स्त्रीलिंग है, पेड़ की पत्तियां होती है तो वो स्त्रीलिंग है, पेड़ की जड़ होती है तो वो स्त्रीलिंग है, पेड़ की शाखा है तो स्त्रीलिंग है। लेकिन पेड़ पुल्लिंग है, पेड़ काटा जाता है, पेड़ गिर गया है, पेड़ बचाया जाता है। समझ रहे हो? तो पेड़ कैसा है? पुल्लिंग, नगर पुल्लिंग है, लेकिन ये कल्पना के आधार पर माने गए पुल्लिंग है। और लड़का, घोड़ा, बेल ये यथार्थ पुल्लिंग है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। एमपीटेट मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 के लिए 499 का चार्ज रखा गया है। 30 सितंबर तक ये फीस आपकी ऑफर फीस यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है। तो गणित, पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लेना। नया ऑफलाइन बैच की यदि हम बात करें तो एमपीटेट वर्ग 3 शिक्षक भर्ती 2024 सुबह 8 से 2 बजे तक का समय रहेगा। प्रवेश आरंभ है इसमें। मैथ्स फाउंडेशन कोर्स 999 का है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है। एएसबी व्यापम फाउंडेशन 1499, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। भाषा प्रवाह, हाँ पेड़ लगाया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। फूल पुल्लिंग है, फूल तो पुल्लिंग है। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे सत्यवंशी जी, ठाकुर जी, पटेरिया जी, उर्मी जी, राजावत जी, इंदिरा कलाम जी, मुकेश जी, राहुल जी, नैना जी, सुरेश जी, सुरक्षा जी, रक्षा जी, सुरभि जी, राजावत साहब, सुशीला मैम, नीतू जी, सतीश सर, प्रेम जी, निकिता जी, मनीषा व्यास जी, किरण साहू जी, अंजू विश्वकर्मा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर आप 1000 प्लस लाइक कर दें। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट सेशन को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में इस लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का जो उपयुक्त तरीका है वो सिर्फ एक है। भाषा प्रवाह की बात हो रही है और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति हम बोलकर व्यक्त करेंगे, तो जो मौखिक वार्तालाप होता है वो भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल का एकमात्र तरीका है। आप लोग 1000 प्लस लाइक आपको करना है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। फटाफट सेशन को 1000 प्लस पहुंचा दीजिए जल्दी से। और कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पर शेयर कर दो। मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, फिर वापस से व्याख्यान शुरू हो जाएगा। 1000 प्लस लाइक कर दो ताकि हम आगे बढ़े।
जल्दी से सेशन को 1000 प्लस लाइक पहुंचा दो ताकि हम अगले प्रश्न पर पढ़े। साथियों, आपको लग रहा है कि नहीं भैया प्रश्न अच्छे हैं, सर अच्छे मेहनती हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फटाफट 1000 प्लस लाइक कर दे ताकि हम आगे बढ़े। 970 मुझे दिखाई दे रहे हैं, 30 बच्चे और फटाफट जल्दी से लाइक करो। जितने विद्वान विदुषी देख बहुत ज्यादा रहे हैं, मैंने 1000 की कंडीशन रखी है, देखने में 1400 बच्चे हो आप, चाहो तो आप 1400 लाइक भी कर सकते हो, पर अभी आपने नहीं किए। फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए हो गए, आगे बढ़ते हैं। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, नष्ट न होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, या नष्ट होने वाला। अनस्वर का मतलब क्या होता है भाई? नश्वर का मतलब होता है नाशवान। नस्वर मतलब नाशवान। जैसे जीव क्या है? नाशवान है। हम सब क्या है? नाशवान है। हम आए हैं, जाएंगे जरूर। कबीरदास ने कहा है ना कि कबीरा इस संसार को जो समझे, जो कबीरा इस संसार को जो घर समझे वह ठहरा नादान, समझे इसे सराय जो वह है बुद्धिमान। वो कहते हैं कि जो आया है उसको जाना ही है, जो आया है उसको जाना है। चलती चाकी देख कर, चक्की मतलब घट्टी, महिलाएं ऐसे देखा होगा आपने, दादी वादी को ऐसे घट्टी चलाती थी और उसमें अनाज का दाना डाल देती थी। तो जो अनाज का दाना उस घट्टी में चला जाता है बेटा, उसका आटा बनना तय है, उसका पीसा जाना तय है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार भी क्या है? घट्टी ही तो है। तो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोनों पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो आया है उसका जाना तय है भाई साहब। तो ध्यान रखना, अनश्वर मतलब, नश्वर मतलब होता है नाशवान, और विलोम की यदि हम बात करें तो इसका विलोम होता है शाश्वत। शाश्वत यानी जो पहले भी था आगे भी रहेगा, है ना। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नष्ट न होने वाला। नश्वर मतलब नाशवान, अनश्वर मतलब जो नष्ट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा संवर्ग है जिसमें सारे शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है देखते हैं। पीयूष सुधा अमीय सुरभोग, ये पहले वाले जो है ना अमृत के पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपको ऐसा बोलना है कि अमीय सुधा अमृत मधुसोम, अमीय सुधा अमृत मधुसोम। ठीक है, अमीय सुधा अमृत मधुसोम, पीयूष अमी सुर भोग तुम्ही को कहते हैं, है ना। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? अमृत के पर्यायवाची। तो ये सारे सही हैं। इस्प्रा लिप्सा इप्सा चाह आकांक्षा। तो आपको कहना है कि चाह मनोरथ इप्सा चाव, चाह मनोरथ इप्सा चाव, अभिलाषा कामना कांक्षा, अभिलाषा कामना कांक्षा, चाह मनोरथ इप्सा चाव। तो ये भी सारे सही है भाई साहब। अब यहां पर देखते हैं ये किसके पर्यायवाची? हिरण्य हाटक हेम, ये किसके पर्यायवाची? यहां दिक्कत है कि ये आंसर सी ही होगा हमारा। क्यों होगा? क्योंकि हिरण्य हाटक हेम ये सोने के पर्यायवाची, सोना, स्वर्ण, जात रूप, कंचन, हेम, हेम तो लिखा है। तो ये सब किसके पर्यायवाची? सोने के पर्यायवाची। जबकि कंदर्प किसे कहते हैं भाई साहब? कंदर्प कहते हैं कामदेव का पर्यायवाची। कंदर्प यानी कामदेव का पर्यायवाची है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम को बहुत सुंदर मानते हैं और अपनी स्तुति में लिखते हैं कि अनगिनत कामदेव के समान सुंदर है। मतलब कितने कामदेव जिनको आप गिन नहीं सकते। आपने सुना होगा कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित यानी इतने कामदेव कि जिनको हम गिन नहीं सकते। जबकि कामदेव सबसे सुंदर देवता माने जाते हैं, काम के देवता है वो। लेकिन इतने कामदेव जितने हम गिन भी नहीं सकते, इतने कामदेव के समान सुंदर है हमारे कौन? भगवान राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। ऐसा सुना होगा आपने। तो कंदर्प यानी कौन होता है भाई साहब? कामदेव। कंदर्प यानी होता है कामदेव। अब ये जो कामदेव हैं ये रति के पति हैं, तो इन्हें हम रतिनाथ कहते हैं। ये रति के नाथ है तो इन्हें हम रतिनाथ कहते हैं। ठीक है, इनका शरीर नहीं है
क्योंकि इनके अंग को किसने भस्म कर दिया था? शिव जी ने। शिव जी ने इनके शरीर को भस्म कर दिया था, तो ये अनंग का पर्यायवाची हो जाते हैं। इन्हीं को हम अतनु भी कहते हैं। इनके पास 5 ऐसे बाण है भाई साहब, जो किसी पर भी चला दे तो ये उसको अपने वश में कर लेते हैं। 5 ऐसे बाण हैं जो किसी पर भी छोड़ दे तो उसके वश में कर लेते हैं। तो पंचसर या पंचबाण कामदेव का पर्यायवाची है। एक बार जयकारा लगा दो, 3 बाणधारी कौन है? जल्दी से बताइए। पंच बाणधारी तो कामदेव है, 3 बाणधारी किसे कहा जाता है? कमेंट में जयकारा लगा देंगे सब एक बार। 3 बाणधारी कौन है? तो पंचसर, इसी तरह इन्हें क्या कहते हैं? पंचबाण कहते हैं। ये हमारे मन को मत देते हैं, ये हमारे मन को मत देते हैं, तो इन्हें मनमत कहा गया है। क्या कहा गया? मनमत। ये हमारे मन में जन्म लेते हैं तो इन्हें मनोज कहा गया है। ये हमारे मन में जन्म लेते हैं तो इन्हें मनसीज कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया? मनसीज। तो ये सब कामदेव के पर्यायवाची है। तो ये कंदर्प जो है यहां पर गलत आ गया था, तो करेक्ट आंसर सी हो गया है। पारावत, यहां पर बात कर लेते हैं हम। पारावत, रक्तलोचन, हारित, परेवा, ये सब कबूतर के पर्यायवाची है। जा कबूतर जा, जा पहले प्यारे की पहली चिट्ठी बाबू को दिया, जा कबूतर जा। तो संदेशवाहक, पुराने समय में जो कबूतर है वही संदेश भेजने का काम करता था, तो संदेशवाहक कबूतर। रक्तलोचन, इसी को हम कहते हैं रक्तनयन। क्या कहते हैं? रक्तनयन। कबूतर की आंखें इतनी लाल होती है जैसे आंखों से खून टपक रहा हो, तो इसी को रक्तनयन, रक्तलोचन, संदेशवाहक। कबूतर कपोत, कपोत यानी भी क्या होता है भाई साहब? कबूतर का पर्यायवाची होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में और अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर है इतना? हाँ, 3 बाणधारी जय खाटू श्याम है, वही मोरवी के नंदन है, वही घटोत्कच के पुत्र हैं, वही भीमसेन के पौत्र हैं। हड़म्बा उनकी दादी का नाम है। समझ में आया? वही 3 बाणधारी है, वही लखदातार है, वही मोर छड़ी वाले हैं, और इन सबकी एक साथ जय हो। जय खाटू श्याम। आगे बढ़ते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? देव वृंद होता है, देवलोक होता है, देवगण होता है, या देवजन होता है? जल्दी से बताइए इसमें क्या आंसर होगा भाई साहब? इसमें क्या आंसर होगा? देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, तो देखो मुनि जन होते हैं। यदि मुनि की बात हो ना, तो फिर क्या होते हैं? मुनि जन होते हैं, मुनिगण भी कह देते हैं। तो देव को जन नहीं कहेंगे, देव तो क्या है? देवता। गण, गण शब्द यूज किया है। गण और ज्यादा सम्मानीय। आज हमारे अतिथि गण, शिक्षक गण, ऐसा होते हैं ना? शिक्षक जन नहीं होते, शिक्षक गण होते हैं। तो वैसे ही क्या होता है? देवगण होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आइए। निम्न में से किसने चूहा पर रिसर्च किया? यू नो चूहा। चूहा कौन है इसमें से? जल्दी से बताओ, इनमें चूहा कौन है? इनमें से हम चूहा किसे कहेंगे? किसने चूहा पर रिसर्च किया था? ये जो थार्नडाइक है ना, ये है बिल्ली, और ये जो पावलाव है ना, ये है कुत्ता। ये जो थार्नडाइक है ये बिल्ली है, और ये जो पावलाव है ये कुत्ता है। और पियाजे अपने बच्चे पर शोध करता है। पियाजे अपने बच्चे पर शोध करता है। तो आइए इनके बारे में समझ लेते हैं। जो पियाजे है, पियाजे से शुरू करें। पियाजे ने किस पर रिसर्च किया था? अपने बच्चे पर। जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड निवासी है ना, जीन पियाजे, अपने बच्चे पर इन्होंने शोध किया था। ये जो थार्नडाइक है बेटा, ये तो बिल्ली है ना। ये जो थार्नडाइक है ये क्या है? बिल्ली। ये थार्नडाइक ये बिल्ली है, और ये जो पावलाव है ना, ये पावलाव ये कुत्ता है। ये जो पावलाव है ये तो कुत्ता है। ये जो पावलाव है ये तो क्या है? कुत्ता है। याद रख लेना। ये जो स्किनर है ये है चूहा। ये स्किनर हमारा आंसर है। ये स्किनर क्या है? चूहा है, चूहा। और ये जो गुथरी है, गुथरी, ये जो गुथरी है ये है खरगोश। ये है कौन? खरगोश। ये जो गुथरी है ये खरगोश है। ये जो गुथरी है ये खरगोश है। और ये चूहा तो कौन है? स्किनर। स्किनर तो चूहा है ना, स्किनर तो चूहा है ना। गुथरी खरगोश है, पावलाव कुत्ता है, थार्नडाइक बिल्ली है, पियाजे अपने बच्चे पर शोध करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शब्दकोश की दृष्टि से टपकेंगे। भाई साहब ये प्रश्न है एक समोसे का। ये प्रश्न है एक समोसे का। अच्छे से दिमाग चलाना, यहां पर बहुत सारे बच्चे टपकेंगे। ये प्रश्न है एक समोसे का। टेक्निकल टीम चेक करना सबसे पहले किसका आंसर है। एक समोसे का हकदार रहेगा। 18 रुपए वाला समोसा रहेगा, दोनों तरह की चटनी दी जाएगी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। मैं कहता हूं इसमें बहुत सारे बच्चे टपकेंगे। मैं कहता हूं इसमें बहुत सारे बच्चे टपकेंगे। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग, 4 शब्द हैं। तो कह रहा है कि शब्दकोश की दृष्टि से सबसे सही क्रम कौन सा है। मैं बता दूं शब्दकोश में सबसे पहले क्या हम आता है? अह आता है, फिर अ आता है, फिर आ आता है, और इस तरह से ह तक हमारी वर्णमाला चलती है। तो शब्दकोश इस तरह से शुरू होता है। अब यहां पर चारों में ऊ है, तो ऊ से तो ऊ कट गया। ऊ से तो ऊ, चारों का ऊ काट दें तो बचा क्या वो देख लेते हैं। एक में बचेगा तकंठा, क्योंकि ऊ से तो कोई डिसाइड ही नहीं हो रहा कि कौन पहले आएगा। एक में बचेगा
तक्षिप्त, एक में बचेगा ध्योग और एक में बचेगा द्वेग, एक में बचेगा द्वेग। अब इन शब्दों को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर ले ताकि क्लियर हो जाए। द्वेग का मतलब है कि इसमें द दवात वाला आधा है, वह वन वाला है और ये द्वेग है, तो इसका मतलब ये है। ध्योग का मतलब है कि इसमें आधा द है, यह यज्ञ वाला है और ध्योग है, आधा द और य से ये विद्यालय वाला ध बनता है। क्षिप्त में क्या है भाई साहब, त है, फिर इसमें क कमल वाला है और फिर स षटकोण वाला है, क्योंकि क्ष किससे मिलकर बनता है, आधे का और षटकोण से, फिर छोटी ही है, तो वो काम आगे चला गया। इसमें क्या है, त है, फिर इसमें क है और फिर उस क में अ है। तो अब देखते हैं त और द में से सबसे पहले कौन आता है, त तराजू वाला आता है, मतलब ये दोनों तो बाद में आएंगे, ये दोनों तो बाद में आएंगे। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि पहले कौन आया। तो त से त कट गया, त से त कट गया, क से क भी कट गया, लेकिन इस क के बाद यहां पर क्या है, अम, और इसके बाद क्या है, षटकोण। तो भैया अम पहले आएगा ना, पहले क्या आएगा, अम आएगा। तो करेक्ट आंसर ये हो रहा है कि चारों में से दो कैसे कटे, क्योंकि ये दोनों द से शुरू हो रहे हैं, ये त से, तो इन दोनों में से एक आना था। फिर त से त कटा, क से क कटा, यहां पर अम है और यहां पर षटकोण है, तो षटकोण आता है बाद में। अर्थात हमारा जो सबसे पहला आंसर हुआ वो हुआ उत्कंठा, सबसे पहला जो हुआ वो उत्कंठा। अब बचे तीन में से तो जाहिर सी बात है उत्क्षिप्त दूसरे नंबर पर आना ही है, तो उत्क्षिप्त जो है दूसरे नंबर पर आना ही है, क्योंकि ये दोनों तो बाद में आएंगे। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा तो देखना है, देखना यहां ध्यान से देखना, इन दोनों में से पहले कौन आएगा, द से द कटा। अब पहले य आता है कि व आता है, भाई सीधी सी बात है, य र ल व, तो य पहले आता है, मतलब पहले क्या आएगा, उद्योग, मतलब पहले कौन सा शब्द आएगा बच्चे, उद्योग आएगा। अर्थात आंसर ए ही है, ए ही करेक्ट आंसर है आपका। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा। जितने भी बच्चे सी वाले हैं, बी वाले हैं, सब टपक चुके हैं। तो ये समोसे का हकदार कौन था भाई, टेक्निकल टीम ने देखा होगा। करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। प्रवासी पति का मतलब है जो विदेश में गया, ऐसा कहते हैं। स्त्रियों पर कई शब्द है, जैसे जिसका पति विदेश गया हो उसे प्रोषित पति का कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोषित पति का कहते हैं। जिसका पति विदेश से आ गया हो उसे आगत पति का कहते हैं। जिसका पति ने फोन लगाया कि हाँ बस मैं आ रहा हूं, तो जिसका पति आने वाला हो उसे आगमिष्य पति का कहते हैं। महिलाओं पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। जो अपने पति के साथ रहती हो उसे सधवा कहते हैं। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे अध्यूड़ा कहते हैं। जो पानी भरकर लाती है उसे पनिहारन कहते हैं। जो पड़ोस में रहती है उसे पड़ोसिन कहते हैं। ऐसी स्त्री जिसने सूर्य भी न देखा हो उसे असूर्यपस्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द है। जो लंबे एवं सुंदर एवं लंबे बालों वाली है, तो बच्चे क्लास में कहते थे सर चुड़ैल, अरे नहीं, लंबे एवं सुंदर बालों वाली को कैशिनी कहते हैं। क्या कहते हैं एक शब्द में, कैशिनी। तो ऐसे महिलाओं के ऊपर बहुत सारे शब्द है। जो कुल पर कलंक लगाए उसे कुलटा कहते हैं। जिसको संतान पैदा नहीं होती उसे वंध्या कहते हैं, जिसे आगे चलकर हम बांझ कहने लग गए। ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो यहां पर जो विशेषण है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब पति एक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पति एक संबंधी है ना। संबंधियों के नाम किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। तो पति कैसा है, प्रवासी पति लौटा है। तो ये प्रवासी शब्द जो है उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये विशेषण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित करना, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, साहित्य विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर हम क्या आंसर देंगे, जल्दी से बताइए, यहां पर हम क्या आंसर देंगे। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, देखो प्राथमिक स्तर की नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराएंगे क्या, परिचित कराओगे मतलब उनके घर ले जाओगे क्या, हट। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर सी, साहित्यिक विधाओं से आपको परिचय कराना है और बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना है कि बेटा ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का सी आंसर होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। साथियों एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इस प्रश्न पर
1300 प्लस लाइक कर दो, इस प्रश्न पर 1300 प्लस लाइक कर दो फटाफट। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से 1300 प्लस लाइक कर दीजिए। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई, मतलब अर्थ हो सार्थक इकाई की बात कर रहा है, सबसे छोटी कौन सी है? अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी सार्थक इकाई। देखो, सार्थक इकाई की सबसे छोटी इकाई की जब बात हो रही है, जिसका कोई अर्थ हो, तो वो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? वर्ण। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वर्ण जो है यहां पर आपका आंसर होगा, क्योंकि ये एक सार्थक इकाई है जिससे हम जो है अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। वर्ण में जैसे मान लो कहीं पर ज लिखा है, तो जल के आगे ज लिखा तो फिक्स हो जाता ना कि जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। अनु का मतलब होता है पीछे, और ज जोड़ दें तो अनुज यानी पीछे जन्म लेने वाला, अनुज यानी पीछे जन्म लेने वाला। सार्थक इकाई की बात करता तो हम शब्द लगाते, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण, जिसमें अर्थ भी हो। नीतू जी शब्द तब लगाते जब सार्थक शब्द मेंशन होता, सार्थक शब्द मेंशन होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या कह रहा है? धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? धूमिल शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा? धूमिल शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। धूमिल शब्द का अर्थ व्यक्त क्या, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? उज्जवल, धुंधला, चमकीला या स्वच्छ? स्वच्छ का मतलब होता है सुधन, अच्छ जो अच्छा अच्छा है, चमक धनीला, चमकीला, धुंधला। धूमिल कहते ना, अरे यार उसने धूमिल पहुंचा दी, तो धूमिल माने तो क्या हो जाएगा? उजला, क्योंकि उज्जवल से ही बनता है उजला, उज्जवल से ही बनता है उजला। उज्जवल से ही क्या बनता है बोलो? उजला होगा। उज्जवल से ही क्या बनेगा? उजला बनेगा। क्लियर है इतना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यशोदा का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यशधंदा। क्या होगा? यशधंदा, और ये शब्द बन जाएगा यशोदा, यानी यश को देने वाली, यश को देने वाली। तो यशधंदा, यशोदा। करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का बी। करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का बी। चॉइस का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में सकर्म क्रिया नहीं है? सकर्म क्रिया नहीं है तो फिक्स है कि वो अकर्मक क्रिया की बात कर रहा है। किस वाक्य में सकर्म क्रिया नहीं है, मतलब वो अकर्मक क्रिया की बात कर रहा है। भाई सकर्मक क्रिया नहीं है तो फिर वो कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो सीता भोजन बना रही है। अब जब सीता भोजन बनाएगी तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? भोजन पर। भोजन बना हुआ हमें दिखेगा, भोजन बना हुआ हमें दिखेगा। तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो वो सकर्मक होती है। और अकर्मक में क्या होता है कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया का जो फल होता है या क्रिया का जो प्रभाव होता है वो कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है बोलो? कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो यहां हम देखते हैं टैगोर ने गीतांजलि लिखी, तो जब वो लिखेंगे तो वो लिखी हुई दिख रही है, जब वो लिखेंगे तो भाई गीतांजलि लिखी हुई दिख रही है, मतलब जो काम हो रहा है। या फिर प्रश्न भी अपना क्या लिखी? गीतांजलि लिखी। क्या बना रही है? भोजन बना रही है। तो आंसर भी मिल रहा है। वैसे भी देख सकते हो, रमेश रोज पढ़ने जाता है, तो जब रमेश रोज पढ़ने जाएगा तो जो पढ़ने जाएगा तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? रमेश पर। किस पर पड़ेगा बोलो? रमेश पर। रमेश को जाना पड़ेगा ना पढ़ने, रमेश के पांव दर्द होंगे ना, रमेश को किराया लगेगा ना, रमेश को भाड़ा लगेगा ना। तो जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधे सीधे रमेश पर पड़ रहा है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। बच्चा फल तोड़ता है तो भैया फल टूट जाएगा, फल अभी लटक रहा है, बच्चे ने फल को तोड़ा तो टूटा हुआ दिख रहा है ना। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? फल पर। गीतांजलि लिखी तो गीतांजलि लिखी हुई दिख रही है, बना रही है तो भोजन बना हुआ दिख रहा है। लेकिन रमेश रोज पढ़ने जाएगा तो रमेश के पांव में दर्द होगा, रमेश के ही पांव दुखेंगे, और यहां बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैगोर को नहीं पड़ेगा, सीता जी को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी। दूसरा तरीका, क्रिया से प्रश्न करो क्या और किसको, यदि किसी का आंसर मिलता है तो वो सकर्मक। सीता भोजन बना रही है, क्या बना रही है? भोजन। तो भोजन कर्म, मतलब ये सकर्मक क्रिया। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, क्या लिखी? गीतांजलि, मतलब गीतांजलि कर्म और ये सकर्मक क्रिया। रमेश रोज पढ़ने जाता है, क्या जाता है?
किसको जाता है? कुछ आंसर मिला? नहीं मिला, तो यह अकर्मक क्रिया। बच्चा फल तोड़ता है, तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है? फल। आंसर मिल रहा है मतलब सकर्मक क्रिया, नहीं मिल रहा है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर, कुर्सी पर। और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में या पर। संबंध का क्या होता है विद्वानों विदुषियों? का, की, के। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। और कहीं कहीं दान देने के अर्थ में को भी आ सकता है, ध्यान रखना। जहां दान देने की बात होगी वहां को कर्म कारक का होता है। को किसका होता है? कर्म कारक का। लेकिन संप्रदान कारक में भी आपको को देखने को मिलेगा। करण कारक कौन सा होता है? से। कौन सा वाला से? जुड़ने वाला से, जुड़ने वाला से। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाह भैया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अर्चना की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो ये सुंदर है, वो बदसूरत है ना, वो काली है, वो गोरी है, वो अच्छी है, वो बुरी है, वो ईमानदार है, वो बेईमान है, ये सब हमारे विशेषण होते हैं। काला, गोरा, खट्टा, मीठा, फीका, तीखा, लाल, गुलाबी, लंबा, चौड़ा, ठिंगना, बोना, मोटा, पतला, चतुर, चालाक, अन्यायी, पापी, क्रोधी, मूर्ख, ईमानदार, बेईमान, दुष्ट, ये सब हमारे विशेषण होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। यू नो एडजेक्टिव, यू नो एडजेक्टिव। तो ये जो सुंदर है ये विशेषता है जो अर्चना की विशेषता को बता रहा है। अत्यंत शब्द की यदि हम यहां बात करें तो अत्यंत शब्द प्रविशेषण का कार्य करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो विपरीतार्थक नहीं है, मतलब विलोम नहीं है? भाई साहब, ये आस्था है और इसी में अन जुड़ जाए तो ये बन जाएगा अनास्था, है ना। ये आस्था है, इसी में अन जुड़ जाए, ये आ आए तो न को क्या कर देगा? पूरा। ये बड़ा आया, न को पूरा किया तो न में आ की मात्रा आ गई, अ से कोई लेना देना नहीं, और सथा का सथा, तो ये अनास्था। तो ये तो इसमें विपरीतार्थक है, ये हमारा आंसर नहीं है। हाँ, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि अर्थ का अर्थ नहीं होता है, अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। सेम यहां पर भी अन उपसर्ग आएगा, ये अर्थ है और इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा? अन। इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा? अन उपसर्ग जुड़ा, ये वाला हलंत वाला। तो ये अ आया, इसने न को क्या कर दिया? पूरा। ठीक है, अ ने न को पूरा कर दिया, ये अ का अ और ये थ का थ। तो अर्थ का विलोम क्या होता है? अनर्थ। जबकि इन्होंने यहां तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया बी। आई का व्यय होता है, आर्य का नारी होता है। सारी चीजें सही है लेकिन बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खल की दवा पीठ की पूजा, मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। खल की दवा पीठ की पूजा। खल के दो मतलब होते हैं। खल का मतलब होता है, एक तो खल पत्ता होता है, मालवा निमाड़ में कहते हैं, एक खल पत्ता होता है, या दवा कुटने का पात्र होता है। दवा कुटने में भी काम में होता है, दवा कुटने का पात्र भी होता है। खल का एक मतलब होता है दवा कुटने का पात्र। एक खल हमारे घर में होता है जो माता बहनें पीसती है ना, तो उसे खल पत्ता कहते हैं। आई थिंक इमाम दस्ता के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, इमाम दस्ता, ईमान दस्ता, ऐसा भी कहते हैं। और खल का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। खल का एक मतलब क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति भी होता है। तो यहां जो अर्थ है लोकोक्ति में वो दुष्ट वाला है। तो खल की दवा यानी दुष्ट की जो दवा है वो पीठ की पूजा है। केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलते, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। लज्जित होकर बहुत क्रोध करना हर बीमारी का एक ही इलाज नहीं। दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक होते हैं, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा कहना चाह रहा था वो। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, जब भी भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की बात आ जाए तो उसका अभिन्न अंग कौन सा माना जाएगा? फटाफट आंसर देंगे। अभिन्न अंग की बात करें मतलब जो भिन्न अंग नहीं है, भिन्न में अ उपसर्ग जुड़ा है, तो आकलन, व्याकरण, कहानी या कविता। भाषा सीखने सिखाने का की प्रक्रिया का टाइम हो गया, जो अभिन्न अंग है वो क्या होगा? चलो जल्दी से एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं भाई साहब सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने विद्वान विदुषी अभी जुड़े हुए हैं फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, और यदि किसी स्टडी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं तो वहां पर लिंक को शेयर कर देंगे। साथ ही ये वाला प्रश्न रहेगा आपका होमवर्क, ये वाला प्रश्न रहेगा आपका होमवर्क। अब हम मिलेंगे शाम के 4 बजे दोबारा यूट्यूब पर। शाम के 4 बजे भी वापस इसी चैनल पर मैं फिर लाइव आऊंगा, तब हम फिर व्याकरण के प्रश्नों को
हल करेंगे। तो इस लिंक पे भी आपको जुड़ना है। कल वापस 11 बजे हमारी मुलाकात होगी। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक करके जरूर जाइएगा। आपके लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, आपके सर का फायदा होता है, जिससे सर को मोटिवेशन मिलता है कि भाई मुझे क्या लगेगा कि इतना बच्चा मुझे पसंद कर रहा है, मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। तो कल से मैं और अच्छे प्रश्न लाऊं और अच्छी तैयारी के साथ समझाऊं। थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे इंस्टीट्यूट तो अपन 1.5 घंटे 2 घंटे तक लगातार क्लासेस चलाएं इसकी, और हो सकता है वो करना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और तुम तो घर पे पढ़ ही लोगे, वो तो समझ में आ ही गया है ना। तो थोड़ा सा हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। कल सर आदित्य सर भी लाइव आए थे, बहुत सारे उपहार भी देकर गए हैं आपको, सर ने भी समझाया है ट्रिक, है ना। तो आपके साथ विनर्स इंस्टीट्यूट बिल्कुल खड़ा हुआ है। आप भी घर पर बढ़िया से मेहनत कीजिए, हम भी करेंगे। सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं, ठीक है। प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। मध्य प्रदेश वर्ग 3 के लिए यदि आप ऑनलाइन बैच परचेस करते हैं तो 499 रुपये चार्ज रखा गया है, आप इसका लाभ लीजिएगा। नया ऑफलाइन बैच है, सुबह 8 से 2 बजे तक का समय है, प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। मैथ्स फाउंडेशन है 999 का 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। ESB व्यापम फाउंडेशन 1499 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। गणित की नई किताब सर ने लॉन्च की है, 190 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। व्यापम MPSI की किताबों पर भी अच्छा खासा ऑफर है। किताबें मंगवाने के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करना है। पूरे भारत में कहीं से भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। किताबें यदि मंगवानी है तो हमारे पास विनर्स पब्लिकेशन ऐप है। कोई कोर्स परचेस करना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ये हमारे ऐप के फीचर्स रहेंगे। मैंने जो भी पढ़ाया उसकी PDF यहाँ टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को भी शेयर करना है कि भाई यहाँ पढ़ने आना है। आगे बढ़ते हैं। तो यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन खत्म होने के बाद प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा में रहूंगा, प्रतीक्षारत रहूंगा। तो साथियों, कैसी रही क्लास? सभी बच्चे मैं देख रहा हूं शुरू से लास्ट तक बने रहे, आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, कमर कस लीजिए, बार बार मौका नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से तो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपके लिए, है ना। तो इस बार मौका आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मौका गया तो अगला मौका कब आएगा कोई नहीं बता सकता है। तो आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, जहां से जो मिले भाई साहब पढ़ते रहिए। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति हो, सिलेक्शन मायने रखेगा, सिलेक्शन मायने रखेगा, ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं लेता हूं आज के लेक्चर से अलविदा। YouTube पर हम 4 बजे मिलने वाले हैं आज ही, और कल 11 बजे फिर इस सेशन में हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा सायोनारा।